बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल फोरम में आप सबको खुशामदीद। आज हम कानूनी शहादत आर्डर चैप्टर रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो आर्टिकल 18 से लेके आर्टिकल 46 तक हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आर्टिकल्स हैं या उसके बाद जो भी डिटेल्स आएँ वो बिल्कुल सिंपल डिटेल्स हैं और बिल्कुल सिंपल वर्डिंग लिखी हुई हैं, जो कोई भी आम बंदा होगा वो भी पढ़ेगा तो उसको समझ आ जाएगी। उसके अलावा हमने आर्टिकल 18 से लेकर आर्टिकल 46 तक, जिसमें हमने रेलिवेंसी के बारे में डिफरेंट जो आर्टिकल्स हैं, उसके साथ एडमिशन और कन्फेशन के बारे में जो डिफरेंस और उनके बारे में जो आर्टिकल्स हैं, और उसके साथ साथ हमने डाइंग रेगुलेशन को डिस्कस करना है। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक कहाँ से शुरू होता है? आर्टिकल 18 से शुरू होता है। लॉ ऑफ एविडेंस कानून शाह आर्डर, वो कहाँ से हम रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स को पढ़ेंगे? आर्टिकल 18 से। आर्टिकल 18 आपको सबसे पहले बताएगा रेलिवेंट फैक्ट्स और फैक्ट्स इन इशू के बारे में। फैक्ट्स की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि फैक्ट्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट फैक्ट्स कौन से होते हैं? एक होते हैं फिजिकल फैक्ट्स। फिजिकल फैक्ट्स को जो हम 5 सेंसेस से परसीव करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जो हम देख सकते हैं जिनको, उन्हें हम क्या कहते हैं? फिजिकल फैक्ट्स। जिनको हम 5 सेंसेस से परसीव कर सकते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं? फिजिकल फैक्ट्स होते हैं। कुछ होते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, लाइक द इंटेंशन, कि उसकी इंटेंशन थी कि नहीं थी। अब वो इंटेंशन को मालूम करने के लिए हमें 3 चीज़ों को देखना होता है। सबसे पहले वेपन ऑफ द ऑफेंस। अब कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ, उसमें कौन सा वेपन इस्तेमाल किया गया है। अगर वो ऐसा वेपन इस्तेमाल किया गया है जिससे बंदे की जिसको नुकसान पहुंचाया गया है, उसकी जान चली जाती है, वो ज़ख्मी होता है, तो इसका मतलब ये है कि उस बंदे की इंटेंशन थी, जिसने नुकसान पहुंचाया है उसकी इंटेंशन थी। वेपन ऑफ द ऑफेंस को देखा जाता है। वेपन्स ऑफ द ऑफेंस के देखने के बाद लोकेल ऑफ द इंजरी, कि उसने उसको कहाँ पे इंजरी पहुंचाई है, और एट द एंड फोर्स को देखा जाता है कि उसने कितनी फोर्स उसके ऊपर अप्लाई की थी। हमने जब पीपीसी पढ़ा था तो पीपीसी में हमने सेल्फ डिफेंस का चैप्टर पढ़ा था। सेल्फ डिफेंस के चैप्टर में आपको बताया जाता है कि अगर आपके पास अख्तियार है, अगर वो बंदा आपके ऊपर हमला कर रहा है हाथ के साथ, तो आपने उसके ऊपर चाकू या उसके ऊपर आपने पिस्टल के साथ आपने हमला नहीं करना। आपने अगर सेल्फ डिफेंस करना है तो आपने उसी फोर्स के साथ मुकाबला करना है, ना कि उससे बढ़ चढ़ कर, तो वो सेल्फ डिफेंस काउंट नहीं होता। तो यहाँ पे भी आपने फोर्स को देखना है। अगर फोर्स, फॉर सपोज एक बंदा है, वो उसको सिर्फ हाथों से या उसको पंचेस मार रहा था, तो उस बंदे ने क्या किया? पिस्टल निकाली और उसको मार दिया। तो ये क्या होता है? यहाँ पे ये साइकोलॉजिकल फैक्ट बन जाएगा। उसकी क्या हो जाएगी? वहाँ पे उसकी इंटेंशन हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने सेल्फ डिफेंस करना था तो आप उसको धक्का दे के आप उसके पंचेस को बिल्कुल किसी और तरीके से भी रोक सकते थे, लेकिन आपने वो ऑप्शन को छोड़ के आपने जो कभी ऑप्शन था आपके पास, आपने उसको इस्तेमाल किया और वेपन ज़्यादा फोर्स लगाते हुए आपने उसको नुकसान पहुंचाया, इंजरी पहुंचाई, उसको मर्डर कर दिया। तो ये क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट्स किससे डील करता है? इंटेंशन के साथ। अब इंटेंशन को प्रूव करने के लिए आपके पास ये 3 जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। अब हम आते हैं फैक्ट्स इन इशू के पास, जिससे हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है। फैक्ट्स इन इशू क्या होते हैं? फॉर सपोज ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, फलानी तारीख को कॉन्ट्रैक्ट किया कि इतने पैसे देने थे, इतनी कॉन्ट्रैक्ट इस डेट को स्टार्ट होना था, कॉन्ट्रैक्ट इस डेट को ख़त्म होना था, उसकी कंसिडरेशन ये होनी थी। तो वो सारे के सारे क्या होते हैं? फैक्ट्स इन इशू होते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट किसने तोड़ा, वो भी क्या इसमें आ जाएगा? फैक्ट्स इन इशू में आ जाएगा। फॉर सपोज एक बंदे ने, ए ने बी को कत्ल कर दिया। अब ये पहला फैक्ट बन जाएगा कि ए ने बी को कत्ल कर दिया। दूसरा ये फैक्ट होगा कि उसने उसको किसी वेपन, जो वेपन का नाम भाई नाइफ के साथ, किसी पिस्टल के साथ या किसी और वेपन के साथ उसे कत्ल किया, कि ए हैज़ मर्डर्ड द बी विद दिस वेपन, सो दिस हैज़ बिकम द सेकंड फैक्ट। फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू का मतलब क्या है? जो कंट्रोवर्सी है, जो इशू है, जो एक पार्टी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, दूसरी पार्टी उसको डिनाई कर रही है, तो उसे हम ये कहते हैं फैक्ट कहते हैं। उसे हम ये कहते हैं फैक्ट। फैक्ट क्या होता है? एक पार्टी की दूसरी पार्टी को एलिगेशन लगाना और दूसरी पार्टी उस एलिगेशन को डिनाई कर रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड फैक्ट। अब फैक्ट्स इन इशू क्या होता है? अब उसमें एक पार्टी ने कहा कि उसने ए ने बी को कत्ल किया और इस वेपन के साथ कत्ल किया, तो उसका इंटेंशन भी था या कुछ ऐसा भी था, तो वो क्या होते हैं? सारे के सारे फैक्ट्स इन इशू होते हैं। अब इसी में रेलिवेंट फैक्ट्स कौन से बनेंगे? रेलिवेंट फैक्ट्स ये बन सकते हैं कि ए और बी की पहले भी कोई ऐसी आपस में अनबन हुई थी, कोई आपस में पहले भी उनका झगड़ा हुआ था, पहले भी, या ए ने ट्राई किया था बी को मारने के लिए, बी को मर्डर करने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वो क्या बन जाएगा? रेलिवेंट फैक्ट बन जाएगा। एक तो वो फैक्ट्स होते हैं जो उस इशू के साथ रिलेटेड होते हैं, और कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो
इस इशू के साथ रेलिवेंट बन जाते हैं। तो वो कौन से फैक्ट्स होंगे कि उनकी दुश्मनी पहले से चल रही थी, उनका मसला पहले से चल रहा था, उनका पहले भी किसी बात पे झगड़ा हो चुका था, तो या ए ने पहले भी ट्राई कर चुका था बी को कत्ल करने के लिए, तो वो बन जाते हैं रेलिवेंट फैक्ट्स। उसके बाद आता है आर्टिकल 19। अब इसमें आपको एक प्रिंसिपल दिया गया जिससे हम कहते हैं रेस जस्टाई। रेस जस्टाई क्या कहता है, फॉर सपोज एक कमरे में एक बंदे की लाश पड़ी हुई है और उस कमरे से एक बंदा निकल रहा है, एक दो बंदे थे, दो बंदों में से एक बंदे की लाश पड़ी हुई है, दूसरा बंदा वहाँ से निकल रहा है। अब वो जब निकलता है तो उसके कपड़े खून आलूद हैं, चेहरे पे परेशानी है। अब उससे ये क्या बन जाता है, ये एक रेलिवेंट फैक्ट बन जाता है कि ये इसको क्या हम क्या कहते हैं, रेस जस्टाई। ठीक है, जो उस ओकेजन को या उस चीज़ को सपोर्ट करे तो उसे हम क्या कहते हैं, रेस जस्टाई। इसमें ये कौन सा आर्टिकल इसमें बताता है इसके बारे में, आर्टिकल 19 ऑफ द कानूनी शहादत आर्डर। ये क्या बताएगा आपको कि एक बंदे की हालत देख के आप उसको क्या बनाते हो, रेलिवेंट फैक्ट बनाते हो। अब आप कोर्ट में जब जाएंगे, अब ये तो नहीं है कि फाइनल फुल प्रूफ है कि उसने कत्ल किया हो, बट इट हैज़ बिकम अ रेलिवेंट फैक्ट कि ए ने बी कत्ल, ए जब निकल रहा था कमरे से बाहर तो बी अंदर, बी का अंदर मर्डर हुआ पड़ा था और ए के कपड़ों पे खून के दाग थे, खून के धब्बे थे और उसके खून आलूद थे कपड़े उसके, और उसके साथ साथ उसके चेहरे पे परेशानी भी थी। तो वो क्या बन जाता है, रेलिवेंट फैक्ट बन जाता है। आर्टिकल 20 आपको बताएगा ओकेजन के बारे में, इफेक्ट या काज के बारे में, या स्टेट ऑफ थिंग्स के बारे में। अब फॉर सपोज स्टेट ऑफ थिंग्स कैसे होती है, अब किसी जगह पे कोई मर्डर हुआ है, कोई ऑफेंस हुआ है, तो वहाँ पे जो फिंगरप्रिंट्स के, वहाँ पे जो दूसरे फुटप्रिंट्स होते हैं, फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जो और कोई निशानात जो रह जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। काज क्या होगा कि भाई वो हैबिचुअल ऑफेंडर था, हैबिचुअल ऑफेंस कमिट करने वाला था। ओकेजन, इफेक्ट क्या था, अब इफेक्ट में आप जैसे कहते हैं फिंगरप्रिंट वगैरह के बारे में, आपके बारे में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आर्टिकल 20 में आपने स्टेट ऑफ थिंग्स के बारे में बताना है। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो भी रेलिवेंट बन जाती हैं कि ए ने बी कत्ल किया, लेकिन वहाँ से उसके ए ने कत्ल किया, तो वहाँ से ए के क्या मिले हैं, हमें फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं, तो वो फिंगरप्रिंट्स क्या हो जाते हैं, रेलिवेंट फैक्ट बन जाते हैं। अब ये जो सारा चैप्टर है ये हमें बताता है रेलिवेंसी के बारे में कि कौन कौन से फैक्ट्स जो होंगे वो रेलिवेंट बन जाते हैं। अब उसके अलावा आर्टिकल 21 ये कहता है कि जो प्रीवियस एक्ट्स होते हैं ना, वो आप किसको ज़ाहिर करते हैं, आपके मोटिव को ज़ाहिर करते हैं, प्रीवियस एक्ट्स। ठीक है, अभी वही मैंने जो पहले बात की रेलिवेंट फैक्ट्स वाली, जो जो प्रीवियस एक्ट्स होते हैं आपके, वो भी क्या होते हैं, रेलिवेंट फैक्ट्स बन जाते हैं। ए ने बी का मर्डर कर दिया है, ए ने पहले भी ट्राई किया था बी को मर्डर करने के लिए, ए ने पहले भी ट्राई किया था बी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वो प्रीवियस एक्ट्स आपकी किस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं, मोटिव्स को ज़ाहिर करते हैं, तो वो भी क्या बन जाते हैं, रेलिवेंट फैक्ट्स बन जाते हैं। आर्टिकल 22 लेट्स डाउन द प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिफिकेशन पीरियड। आर्टिकल 22 ऑफ द कानूनी शहादत आर्डर लेट्स डाउन द प्रिंसिपल ऑफ द आइडेंटिफिकेशन पीरियड। अब आइडेंटिफिकेशन पीरियड में आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। आइडेंटिफिकेशन पीरियड की ये रिक्वायरमेंट्स अगर पूरी होंगी तो आइडेंटिफिकेशन को सही माना जाता है, अदरवाइज आइडेंटिफिकेशन पीरियड की कोई वैल्यू नहीं होती। अब सबसे पहले चीज़ क्या है आइडेंटिफिकेशन का, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आइडेंटिफिकेशन पीरियड का मतलब क्या होता है कि किसी बंदे ने किसी को गुनाह करते हुए देखा, फॉर सपोज ए ने देखा बी को कोई ऑफेंस कमिट करते हुए, ठीक है, लेकिन वो बी को पहचानता नहीं है, ए जाके पुलिस में कहता है कि मैं उस बंदे को देखा था, मैं उसको पहचान सकता हूँ, तो ये क्या होती है आइडेंटिफिकेशन। अब जब फिर उसको जेल में लाया जाता है तो वो इस ए को बुलाया जाएगा, जब बी को जेल में लाया जाता है तो ए को बुलाया जाएगा कि भाई अब आ जाएं, आप देखें कि जो आप जिस बंदे को देखा था क्या वो वाकई बी है या कोई और था। तो जब ए ने फर्स्ट टाइम बी को कहाँ पे देखा हो, जहाँ पे उसने ऑफेंस किया हो, ठीक है, कैन नॉट मीट अक्यूज्ड विटनेस। अच्छा, सबसे पहले शर्त ये है कि जो जिस बंदे ने आइडेंटिफिकेशन पीरियड करनी है, आइडेंटिफिकेशन पीरियड का मतलब आपको पता लग गया होगा, मैं आपके लिए दोबारा एक मतलब रिपीट करता हूँ। आइडेंटिफिकेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, शनाख्त करना चीज़ों की या किसी बंदों की। अब यहाँ पे हम किस चीज़ की डिस्कस कर रहे हैं, किसी बंदे की डिस्कस कर रहे हैं। जो आइडेंटिफिकेशन पीरियड होती है, अब एक बंदे ने किसी को जुर्म करते हुए देखा लेकिन उसको पहचानता नहीं है, फिर उसको बुलाया जाता है जेल में कि भाई आपने इन बंदों को पकड़ा है, आप देखें इनमें से कौन सा बंदा है। जब उस बंदे को शनाख्त कर लेता है तो उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है, शनाख्त को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन पीरियड कहते हैं। अब ए ने किसको देखा था, बी को। अब जब ए ने, अब पहले रिक्वायरमेंट क्या है कि ए
ने बी को एक तो ऑफेंस करते वक्त देखा हो और दूसरा जेल में देखा हो आइडेंटिफिकेशन पीरियड के दौरान। ए ने बी को ऑफेंस करते वक्त देखा हो और दूसरा कब देखा हो, जब वो उसको जेल में लाया जाता है आइडेंटिफिकेशन पीरियड के लिए। अब उसके दौरान जो भी पीरियड है उसमें ए ने बी को ना देखा हो, ना ही वो उससे मिला हो। अगर वो उससे मिलता है तो द आइडेंटिफिकेशन पीरियड हैज़ नो वैल्यू, इज़ कंसिडर्ड वाइड। उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको वाइड कंसिडर किया जाता है। बी ने ए ने कहाँ पे मिलना है, पहले ए ने उसको कब देखा, ऑफेंस कमिट करते वक्त, और दूसरा कहाँ पे देखा, जेल में। सबसे पहले ये मतलब वो मीट नहीं कर सकता, अक्यूज और विटनेस आपस में मिल नहीं सकते। अगर वो मिल गए तो आइडेंटिफिकेशन पीरियड का कोई वैल्यू नहीं होता। उसके अलावा स्पेशल फीचर्स, जब ए ने बताएगा कि मैंने इस फलाने बंदे को देखा है तो उससे पूछेंगे स्पेशल फीचर्स। हाँ भाई, वो दिखने में कैसा था, उसकी दाढ़ी थी नहीं थी, उसकी शक्ल कैसी दिखती थी, उसकी आंखें कैसी थी, उसकी नाक कैसा था। तो वो सारी की सारी चीज़ें वो बताई जाती हैं। स्पेशल फीचर्स जो होंगे बी के वो ए से पूछ जाते हैं, ताकि आइडेंटिफिकेशन पीरियड के दौरान बी ए ये ना करे कि जिस पर उसकी मर्ज़ी हो वो उसको मुलजिम मतलब उसके लिए वो उसको आइडेंटिफाई कर दे, और वो बेचारा खाम खाई उसमें इनोसेंट जो है ना, ये किसको बचाने के लिए किया गया है, इनोसेंट को बचाने के लिए किया गया है। ताकि वो स्पेशल फीचर आपको बताएगा। फॉर सपोज़ वो आपको बताता है कि उसकी नाक इस टाइप की थी, और जब वो किसी बंदे को पहचानता है तो ये वो कहता है कि इसकी दाढ़ी थी, जब इस बंदे को पहचानता है तो उसकी दाढ़ी नहीं है। तो ये तो मतलब आपसे कंट्रडिक्शन आ जाती है, तो उसमें भी आइडेंटिफिकेशन पीरियड की कोई हैसियत नहीं होती। तो इस वजह से आप उस बंदे से स्पेशल फीचर्स पूछे जाते हैं, ताकि वो किसी इनोसेंट के ऊपर इल्ज़ाम ना लगा दें। यह किसके बारे में था, ये था आइडेंटिफिकेशन पीरियड के बारे में। अब उसके बाद आर्टिकल 24 कहता है किसके बारे में, प्ली ऑफ एलिबाई। प्ली ऑफ एलिबाई हम किसे कहते हैं, प्ली ऑफ एलिबाई हम उसे कहते हैं कि एक बंदा जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने कोई जुर्म किया है, उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन वो ये प्ली लेता है कि मैं तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं था। अगर वो वहाँ पे मौजूद नहीं था तो उसे हम क्या कहते हैं, वो एक प्ली लेता है। प्ली किसकी लेता है, प्ली ऑफ एलिबाई। उसे हम क्या कहते हैं, प्ली ऑफ एलिबाई, कि जहाँ पे ऑफेंस हुआ है, जिस वक्त ऑफेंस हुआ है, मैं उस वक्त उस जगह पे उस वक्त में उधर मौजूद नहीं था, उस जगह पे और उस वक्त में उधर मौजूद नहीं था। मैं मुल्क के बाहर था, मैं किसी और टेरिटरी में था, मैं किसी और के साथ था, मैं कहीं और बिजी था। वो अपना रिकॉर्ड आगे कोर्ट को दिखा सकता है। अब ये सेक्शन की वर्डिंग क्या कहती है, इसका टाइटल क्या कहता है, व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट। अब प्ली ऑफ एलिबाई कब रेलिवेंट बनेगी, अब फॉर सपोज पहले क्या है कि फैक्ट्स, ए ने कत्ल किया बी को। अब ए के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने बी को कत्ल किया है। अब ए तो उस वक्त उस जगह पे था ही नहीं, और ए तो बी को जानता भी नहीं होगा शायद। तो ए के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने बी को कत्ल कर दिया है। अब देखो पहला फैक्ट क्या है, पहला रेलिवेंट फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि ए ने बी को कत्ल कर दिया। अब दूसरा फैक्ट ये जो इररिलेवेंट फैक्ट कौन सा है कि वो उधर था या नहीं था, वो तो अलग की बात है ना। लेकिन वो जो इररिलेवेंट फैक्ट होगा फिर उस टाइम क्या बन जाता है, रेलिवेंट फैक्ट बन जाता है कि वो वाकई उस टाइम उस वक्त उस जगह पे जहाँ पे बी का मर्डर हुआ है, जिस वक्त मर्डर हुआ है वो उस वक्त उस टाइम उस जगह पे नहीं था, वो उस टाइम किसी और जगह पे था। तो इसे कहते हैं प्ली ऑफ एलिबाई। इसमें क्या हो गया, उसका ना होना पहले क्या था, इररिलेवेंट था, लेकिन वो क्या बन जाता है, रेलिवेंट बन जाता है। तो उसको सेक्शन 4 डील करता है, आर्टिकल 24। ठीक है, यहाँ पे कानूनी शाद ऑर्डर में हम इनको सेक्शंस नहीं, इनको आर्डर से पढ़ते हैं। आर्टिकल 26 कहता है राइट एंड कस्टम आर आल्सो रेलिवेंट। अब जो राइट्स एंड कस्टम्स जहाँ पे किसी इलाके में एक राइट्स कस्टम्स फॉलो हो रहे होते हैं वो क्या होते हैं, वो रेलिवेंट होते हैं फैक्ट्स। अब फॉर सपोज पंजाब में कोई एक कस्टम फॉलो होता है, सिंध में दूसरा कस्टम फॉलो होता है, KPK में तीसरा कस्टम फॉलो होता है, बलूचिस्तान में कोई और कस्टम फॉलो होते हैं। तो जो जहाँ के कस्टम्स होंगे वो वहाँ के कस्टम वहाँ के लिए क्या बन जाते हैं, रेलिवेंट बन जाते हैं। अब फॉर सपोज़ अगर कोई बलूचिस्तान के जो कस्टम्स होंगे वो सिंध के लिए रेलिवेंट नहीं बनेंगे, वो उसी पर्टिकुलर एरिया के जहाँ कस्टम्स होते हैं वहाँ के वो क्या बन जाते हैं, रेलिवेंट बन जाते हैं। अब जैसे राइट के बारे में है तो राइट ये कहता है कि फॉर सपोज़ एक कुआँ है, एक वेल होता है जिसमें हर जो विलेजर होता है उसको राइट होता है, वो भी राइट क्या होता है, एक रेलिवेंट बन जाता है। वो राइट किस चीज़ का होता है कि उस कुएँ से उस वेल से पानी वगैरह ले सकता है। तो ये क्या हो जाता है, राइट एंड कस्टम्स आर आल्सो रेलिवेंट। तो इस सिचुएशन में कस्टम्स एंड राइट्स भी क्या बन जाते हैं, रेलिवेंट बन जाते हैं। आर्टिकल 27 स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडीली फीलिंग। अब ये फैक्ट्स ऑफ स्टेट्स ऑफ माइंड वो भी रेलिवेंट होते हैं। अब आपने स्टेट ऑफ माइंड देखनी है। स्टेट ऑफ माइंड आप कैसे इन्फर करते हो, स्टेट ऑफ माइंड इज़ इन्फर्ड बाय द प्रीवियस एक्ट्स।
स्टेट ऑफ द माइंड इज इन्फर्ड बाय द प्रीवियस एक्ट्स। अब उस बंदे के प्रीवियस एक्ट्स क्या थे वो आप क्या शो करता है, प्रीवियस उसकी स्टेट ऑफ माइंड को शो करता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था प्रीवियस एक्ट्स आर्टिकल 21 में, तो आर्टिकल 27 यहाँ पे आप बताया जाता है स्टेट ऑफ माइंड को आप वो भी फैक्ट्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, रेलिवेंट होते हैं। ए ने मतलब प्रीवियस एक्ट क्या था उसका, ए ने पहले भी ट्राई किया था बी को मर्डर करने के लिए, तो अब ये फैक्ट वहीं पे भी अब क्या होगा, स्टेट ऑफ माइंड को, स्टेट ऑफ माइंड अब क्या होती है, रेलिवेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी स्टेट ऑफ माइंड कहाँ से हम इन्फर करते हैं, प्रीवियस एक्ट से इन्फर करते हैं। जब उसको देखा जाएगा, जब ये देखा जाएगा कि उसने पहले भी ट्राई की थी उसको मर्डर करने के लिए, तो उसका क्या होगा, क्योंकि उसकी पहले भी माइंड में एक मतलब इंटेंशन थी कि उसने बी को कत्ल करना है, उसका इरादा था बी को कत्ल करने के लिए। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आर्टिकल है वो है कन्फेशन और एडमिशन के बारे में। एडमिशन आपको आर्टिकल 30 और कन्फेशन के बारे में आपको आर्टिकल 37 में पता चलता है। अब एडमिशन और कन्फेशन में क्या फ़र्क है वो हम अभी थोड़ी देर में जानने लगे हैं। अब जो एडमिशन होता है, सबसे पहले एडमिशन आपने सिविल केसेस में एडमिशन पाई जाती है। किसी भी फैक्ट को जो भी किसी पार्टी ने प्लेंट में आपके अगेंस्ट राइज़ किया है, उसने अरेस्ट किया है, तो उसको आप मतलब उठाया है किसी भी फैक्ट को, अगर आप उसको एडमिट करते हैं चाहे अपनी प्लीडिंग में चाहे इन द ओपन कोर्ट, तो उसको एडमिशन कहा जाता है। अब जो सिविल केसेस में जो भी किसी भी फैक्ट को मान लेना क्या होता है, एडमिशन होता है। टू एडमिट एनी फैक्ट बिफोर द कोर्ट और इन द रिटन स्टेटमेंट इज कॉल्ड एडमिशन, दैट अमाउंट्स टू द एडमिशन। आर्टिकल 30 ऑफ द कानून शाद ऑर्डर डिफाइंस द एडमिशन एज वेल। सो एनी फैक्ट व्हेन इट इज एडमिटेड, बट हेयर it's not the fact that is admitted, but it is the allegation that is voluntarily and truly confessed by a criminal or by the accused that yes I have committed this crime। अब उसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी प्रेशर नहीं होगा, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी थ्रेट नहीं होगा। अगर कोई थ्रेट नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा, तब अगर वो कन्फेशन करता है दैट बिकम्स रेलिवेंट, उसको हम कहते हैं रेलिवेंट। वो हमें कौन बताता है, आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 कहता है, आर्टिकल 37 तो पहले ये कहता है कि कन्फेशन जो पुलिस के यहाँ बनाई जाती है तो वो एडमिसिबल नहीं होती, वो उसका कोई रेलिवेंट वो रेलिवेंट नहीं होती। लेकिन वो कन्फेशन इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस के तहत बनाई गई है, तब भी उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वो कन्फेशन अगर इन तीनों चीज़ों से फ्री है, पुलिस कस्टडी नहीं है, कोर्ट में अगर आप कन्फेशन करते हो येस आई प्लीड गिल्टी, तो उसमें आप क्या किया जाता है, आपके अगेंस्ट जजमेंट सुनाई जाती है, तो उसमें आप क्या होती है, आपके ऊपर किसी को थ्रेट नहीं होता। अगर आप कोर्ट के अंदर आप कन्फेशन कर रहे हैं तो उससे क्या माना उसको रेलिवेंट करार दिया जाता है। लेकिन कोई पुलिस कस्टडी में आप दे रहे हैं, किसी पुलिस ऑफिसर को दे रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, इररेलेवेंट होती हैं, उनको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी बंदे ने कन्फेशन दे दिया पुलिस कस्टडी में तो उसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, या उस कन्फेशन के बिना पे उसको पनिशमेंट नहीं मिलती। अब यहाँ पे वापस आते हैं आर्टिकल 30 की तरफ। वो क्या कहता है, एडमिशन और जो कन्फेशन होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक जुडिशल, दूसरा एक्स्ट्रा जुडिशल। जुडिशल तो वो होता है जो आप किसी कोर्ट के सामने करते हैं, ठीक है, चाहे एडमिशन हो चाहे कन्फेशन हो। आप अगर किसी कोर्ट में किसी भी फैक्ट या किसी भी एलिगेशन को मान लेते हैं, कन्फेस कर लेते हैं, एडमिट करते हैं, तो वो क्या होता है, जुडिशल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशल क्या होती है, आउटसाइड द कोर्ट। आउटसाइड द कोर्ट जो भी आप कन्फेशन करेंगे या जो भी आप एडमिशन करेंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, आउटसाइड द कोर्ट। कन्फेशन अगर आपने पुलिस कस्टडी में की उसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एडमिशन अगर आपने कोर्ट के बाहर कहीं और जगह पे की तो उसको प्रूफ, वो भी क्या होती है, इररिलेवेंट होती है, उसको रिलेवेंट नहीं माना जाता। अब एक चीज़ और होती है, एक बंदे ने कहा मैंने इसको कत्ल तो किया है, ए ने कहा कि मैंने बी को कत्ल किया है, लेकिन हक के दिफा में, क्या वो कन्फेशन होगा, नहीं, वो कन्फेशन नहीं होता, वो क्या होता है, वर्शन। उसे हम क्या कहते हैं, वर्शन कहते हैं। तो वो एक अलग चीज़ है जो मेरे इस टॉपिक से रिलेटेड थी, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, एडमिशन, कन्फेशन एंड वर्शन। तो वर्शन क्या होती है, मैंने बंदा मान तो लेता है लेकिन बंदा आगे एक और प्ली लेता है कि मैंने उसको कत्ल तो किया है, मैं मानता हूँ मैंने उसको कत्ल किया है, लेकिन मैंने उसको कत्ल सेल्फ डिफेंस में किया है। और उसके बाद 31 आर्टिकल कहता है कि एडमिशन कौन कौन कर सकता है। एडमिशन कौन कौन सा कर सकता है, पर्सनली भी कर सकते हैं, एजेंट्स कर सकते हैं और प्लीडर्स कर सकते हैं। अब जैसे कोई बड़ी कंपनीज होती हैं, कॉर्पोरेट्स होती हैं, तो उनकी तरफ से कौन आते हैं, उनकी तरफ से जो ऑथराइज्ड ऑफिसर्स होते हैं या जो एजेंट्स वगैरह वो आते हैं, प्लीडर्स आते हैं। बाकी उनके अलावा बंदा पर्सनली भी आ सकता है कोर्ट में, और बंदा अपने एजेंट या प्लीडर के थ्रू भी एडमिशन कर सकता है। एडमिशन जब एडमिट की जाती है
तो उसको होली क्या कहते हैं एडमिट किया जाता है, ठीक है। और फैक्ट किसी भी फैक्ट को मतलब होली नहीं मतलब फैक्ट वाइज आप उसको एडमिट कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था प्लेंट में कि 5 फैक्ट्स हैं, प्लेंट में 5 फैक्ट्स लिखे हैं प्लेंटिफ ने, उसमें से अगर 3 एडमिट कर लेता है डिफेंडेंट, तो उस हद तक क्या होगा, कोई गवाह की ज़रूरत नहीं होगी, कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं होगी, उस हद तक प्लेंटिफ के हक में फैसला चला जाएगा। और उसके अलावा जो भी चीज़ होगी, बाकी जो 2 फैक्ट्स होंगे उनके लिए ट्रायल रखा जाएगा। अब वही सेम तरीके से अगर कन्फेशन बंदा कर लेता है तो ट्रायल शुरू करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो उसके बाद क्या की जाती है, जजमेंट को प्रोनाउंस किया जाता है। अब यहाँ पे पर्सनली एजेंट्स या प्लीडर्स को क्या किया जा सकता है, वो एडमिशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन ओपन कोर्ट कहाँ पे करते हैं आप, इन एन ओपन कोर्ट और इन प्लीडिंग्स। प्लीडिंग का मतलब यहाँ पे रिटन स्टेटमेंट आप एडमिट करते हैं। ऑर्डर 8 ऑफ द CPC आपको बताएगा कि वहाँ पे आपने रिटन स्टेटमेंट जब लिखते हैं उसमें आप एडमिशन करते हैं, एडमिशन के बिना पे आगे फैसला भी आ जाता है। इवेसिव डिनायल होता है तब भी वो क्या करते हैं, हम एडमिशन कंसिडर करते हैं। 35 कहता है ओरल एडमिशन रेलिवेंट व्हेन प्रूव्ड बाय जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स। अगर किसी ने कोई ओरल कहीं पे भी कोई कन्फेशन किया है, कोई एडमिशन की है, तो उसको अगर आप उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उस जिस चीज़ के लिए उसने कन्फेशन की है, अगर आप उस चीज़ के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ला के देते हैं, तब उसका ओरल एडमिशन क्या होता है, उसको रेलिवेंट करार दिया जाता है। अब ये सिंपल चीज़ें अगर आप इसकी वर्डिंग देखें बहुत सिंपल लिखी हुई है कि इसको कौन कर सकता है, कब कर सकता है, कब रेलिवेंट होती है, बिल्कुल उनकी सिंपल वर्डिंग है। अब हम चलते हैं कन्फेशन की तरफ। कन्फेशन का जो आर्टिकल 37 और 41 है वो तो हमने डिस्कस कर लिया कि अगर वो आप किसी डर में, किसी प्रेशर में आके अगर वो कर रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। पहली शर्त क्या है कन्फेशन के लिए कि वो वॉलंटरली होनी चाहिए और ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी आप किसी भी एलिगेशन को आपने अगर एक्सेप्ट करना है तो उसको कम्प्लीटली एक्सेप्ट करना है, टोटलिटी में एक्सेप्ट करना है, दैट अमाउंट्स टू द कन्फेशन। वो किसके बराबर होती है, कन्फेशन के बराबर होती है, अदरवाइज हम उसको कन्फेशन नहीं कहते। फॉर सपोज ए कहता है कि मैंने उसको गोली तो मारी है लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया, या वो कहता है मैंने उसको जख्मी किया, मैंने उसको मर्डर नहीं किया, तो उसको हम क्या कहते हैं, कन्फेशन नहीं कहते, ठीक है। कन्फेशन क्या होती है, कंप्लीटली और पूरी उसको मान जाती है। अगर वो प्रेशर और आपके ऊपर कोई प्रॉमिस या कोई थ्रेट अगर हट जाता है, अगर फिर आप कोई कन्फेशन देते हैं, तो वो आर्टिकल 41 के तहत क्या होती है, रेलिवेंट होती है। अब उसके अलावा आर्टिकल 38 कहता है कन्फेशन टू द पुलिस कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर। जो आप पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन देते हैं वो क्या होता है, इररिलेवेंट होता है, उसको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और सेम वही अगर आप पहले पुलिस ऑफिसर को दे रहे हैं, थाने जाके पुलिस ऑफिसर देते हैं, फिर आप जेल में आ गए, कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में है, अगर उस तरह आपको कन्फेशन करते हैं, उसको भी प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसको भी प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 आपको बताएगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपको अक्यूज ने दी है, जो इन्फॉर्मेशन आपको अक्यूज ने दी है, वो किस हद तक उसको प्रूफ किया जा सकता है इन द कस्टडी ऑफ पुलिस, ठीक है। पहले हमने कहा कि वो एक ऐसी चीज़ है जो एडमिशन क्या कहते हैं, उसको माना नहीं जाएगा, लेकिन उसको माना जाएगा एक सूरत में, एक कंडीशन पे। वो कौन सी कंडीशन है, वो हमें आर्टिकल 40 बताता है। आर्टिकल 40 ये कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है अक्यूज की तरफ से, उसका कितना हिस्सा हम प्रूफ कर सकते हैं। हमने पहले क्या कहा कि जो कन्फेशन हम कस्टडी ऑफ पुलिस में देंगे उसको हमने प्रूफ नहीं करना, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो चीज़, जो इन्फॉर्मेशन, जो स्टेटमेंट अक्यूज ने पुलिस को दी है, उसको किस हद तक आप प्रूफ कर सकते हैं। तो कुछ फैक्ट्स होते हैं, एक जो कॉमन फैक्ट्स होते हैं वो तो सबको पता होते हैं। फॉर सपोज इसका मैं आपको एक मिसाल दूँ, बड़ा पुराना केस है 1929 का, लाहौर जब अंग्रेज़ यहाँ पे थे, सुखा वर्सेस द क्राउन केस। सुखा वर्सेस द क्राउन केस। अब इस केस में क्या हुआ, जो बंदा है जो पिटिशनर है, जो कहते हैं जिसे जो अक्यूज्ड है, उसने क्या किया, उसने एक बच्चे को, बच्चा घर से निकलता है, बच्चे ने कुछ ऑर्नामेंट्स, कोई कड़े वगैरह पहने होते हैं सिल्वर के या किसी और मतलब ऑर्नामेंट्स पहने होते हैं उसने कोई, तो वो 2 दिनों के बाद, 3 दिनों के बाद उसकी लाश मिलती है किसी वेल से, कुएं से, ठीक है। अब उसकी जब लाश मिलती है वहाँ से, तो उसके हाथों में और उसके जो पाँव में कड़े होते हैं, वो कड़े मिसिंग होते हैं, ठीक है। अब उस बच्चे को सुखा के साथ, मतलब सुखा के आगे पीछे बहुत मरतबा देखा गया है। तो विटनेसेस गवाही देते हैं कि वो 3-4 कदम आगे, कभी पीछे, सुखा कभी आगे था तो कभी वो बच्चा आगे पीछे था। तो जब यहाँ पे सुखा कहता है कि मैंने बच्चे से कड़े उतारे,
उससे मैंने कड़े रिमूव किए, बच्चे को मैंने धक्का दिया कुएं में, और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने वो जो कड़े थे मैंने प्लेज करवा दिए। अब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसको अगर आप गिरवी रखवाते हो तो उसके लिए हम प्लेज का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखवाते हो तो उसके लिए हम मॉर्गेज का इस्तेमाल करते हैं वर्ड। तो यहाँ पे उसने क्या किया, अलादीन की तरफ, सुखा ने क्या किया, अलादीन की तरफ उसने कड़ों को क्या कर दिया, गिरवी रखवा दिया। अब ये उसने क्या स्टेटमेंट दी पुलिस को, एक स्टेटमेंट दी, ठीक है, जिसकी कस्टडी में था। अब इस स्टेटमेंट को आपने कितना प्रूफ करना है, इस पूरे 40 पेजेस की एक जजमेंट है जो इस आर्टिकल की क्या, इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए आई है। अब वो आर्टिकल क्या कहता है, इनडिस्टिंक्ट फैक्ट्स के बारे में बताता है आपको। वो फैक्ट्स, इनडिस्टिंक्ट फैक्ट्स क्या मतलब होता है, वो फैक्ट्स दैट आर ओनली एंड ओनली नोन टू द अक्यूज्ड, ऐसे फैक्ट्स जो ओनली एंड ओनली नोन टू द अक्यूज्ड हैं। अब ये किसको पता नहीं था कि उस बच्चे की जो कुएं में गिर के मौत हुई है, ये तो सबको पता था, ये तो सबको पता, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये भी सबको पता था कि उसको किसने धक्का दिया है, अलादीन ने धक्का, सॉरी सुखा ने धक्का दिया, अक्यूज्ड ने धक्का दिया है। अब सबका एक गालिब गुमान और सबकी ये मतलब एक परसेप्शन बना हुआ था कि उसको अलादीन ने धक्का दिया, उसका मर्डर अलादीन ने किया है। अब कुछ ऐसी चीज़ें थी कि उसके जो बीच से कड़े गायब हुए हैं और वो कड़े जो प्लेज किए गए अलादीन को, वो किसी को नहीं पता था सिवाय अक्यूज्ड को, सिवाय अक्यूज्ड के किसी और को पता नहीं था। अब कोई ऐसा फैक्ट जो सिर्फ अक्यूज्ड को पता है और अक्यूज्ड वो पुलिस को बताता है, और पुलिस अगर वहाँ पे जाती है, अगर वो जिस तरीके से उसने स्टेटमेंट दी है और उस तरीके से वो चीज़ों को डिस्कवर करती है। अब यहाँ पे पुलिस गई और पुलिस ने अलादीन से वो जो प्लेज किए हुए कड़े थे वो उधर से उन्होंने जब्त कर लिए, उधर से उन्होंने डिस्कवर कर लिए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होगी, ये जो फैक्ट होगा, ये जो पार्ट ऑफ द एडमिशन और कन्फेशन होगा इन द कस्टडी ऑफ पुलिस, दैट हैज़ टू बी प्रूव्ड, दैट इज़ रेलिवेंट, दैट इज़ एडमिसिबल। वो कन्फेशन एडमिसिबल होता है, उसके अलावा कोई और कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होता। अब यहाँ पे किसकी होती है, डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट्स, डिस्कवरी ऑफ द न्यू फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स जो सिर्फ अक्यूज को पता थे। अब एक और भी केस है यहाँ पे जिसकी मैं साइटेशन आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। उसमें क्या कहा गया है कि 4 बंदे थे, उन्होंने कत्ल किया किसी एक बंदे को, किसी ऐसे वेपन से कत्ल किया, और वो वेपन उन्होंने क्या किया, अंदर ज़मीन में गड़ा खोद के उधर दफन कर दिया वेपन को। अब वो जब वेपन दफन किया, अब वो जाते हैं, जब पुलिस उनको पकड़ती है, पुलिस जब उनको टॉर्चर करती है, तो वो पुलिस के आगे क्या करते हैं, कन्फेशन करते हैं। अब पुलिस को एक बंदा बताता है कि हमने उसको कत्ल किया है, ठीक है भाई, ये तो एक इंडिस्टिंक्ट फैक्ट नहीं है, ये तो सबको पता है फैक्ट है। अच्छा, दूसरा उसने क्या स्टेटमेंट दी कि जिस चीज़ से हमने कत्ल किया है उस चीज़ को हमने फिलहाल जगह पर छुपा दिया है। अब ये सिर्फ उन 4 को अलावा, अक्यूज्ड के अलावा किसी और को पता नहीं था। पुलिस वहाँ पे जाती है, उस ज़मीन को खोद के देखती है, तो वहाँ से वो हथियार मिल जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये जो पार्ट ऑफ द कन्फेशन है, चाहे उसने कत्ल किया नहीं किया, दैट इज अनदर डिबेट, वो एक बिल्कुल अलग से डिबेट है। लेकिन यहाँ पे हमने देखना है जो स्टेटमेंट वो पुलिस को दे रहे हैं उससे कितना हिस्सा हमें प्रूव करना है और कितना हिस्सा रेलिवेंट होता है। अब जो हिस्सा रेलिवेंट होगा वो कौन सा रेलिवेंट होगा, इनडिस्टिंक्ट फैक्ट्स वाला। कौन सा, इनडिस्टिंक्ट फैक्ट्स वाला, जो सिर्फ और सिर्फ अक्यूज को पता होंगे। उसके अलावा जो भी कॉमन फैक्ट्स होंगे वो, अच्छा, कॉमन फैक्ट्स जो भी होंगे वो एडमिसिबल नहीं होंगे। उसके अलावा एक और बात है, फॉर सपोज उन्होंने कन्फेशन तो कर दी पुलिस के नज़दीक, लेकिन जब पुलिस वहाँ पे जाती है उनको वो चीज़ें चीज़ें नहीं मिलती। जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दी होती है उस तरीके से पुलिस वाले उधर जाके वो चीज़ें दरियाफ्त नहीं करते। तो दैट पार्ट ऑफ कन्फेशन इज़ आल्सो नॉट एडमिसिबल, दैट इज़ आल्सो इररेलेवेंट। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, रेलिवेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सो दैट फैक्ट दैट वी हैव hid the weapon in the mud or in the ground, कि हमने कैसे उसको वेपन को छुपाया है, हमने कहाँ पे छुपाया है। अगर वो वहाँ मिल जाता है that becomes relevant, if वो उधर नहीं मिलता तो वो irrelevant बन जाता है। ठीक है, उसकी कोई हैसियत नहीं होती, उसको कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। अब जैसे हमने कहा कि उसने कड़े रखवाए थे अलादीन के पास, अगर अलादीन के पास वो कड़े मिल जाते हैं जैसे मिल गए थे, दैट्स व्हाई दैट statement has become relevant, otherwise that statement would have become irrelevant। वो क्या बन जाती है, irrelevant बन जाती है। तो ये सारा का सारा आपको सेक्शन आर्टिकल 40 के बारे में बताया जाता है कि ये सारी जो सुखा वर्सेस क्राउन केस है, मैं इंशाल्लाह अपने में डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, आप उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे दूंगा, आप उससे देख के सुखा वर्सेस क्राउन का केस पढ़ सकते हैं। अब जो 42 है कि सिर्फ सीक्रेट रखने के लिए, समझिएगा, सीक्रेट रखो, किसी को बताइए नहीं। अगर सिर्फ सीक्रेट रखने के लिए कोई कन्फेशन का मतलब किसी ने कोई ऐसी कोई बात किसी को पता है, अगर वो कोर्ट में आके नहीं बताता, किस वजह से,
सीक्रेसी की वजह से। जो कन्फेशन आपका होगा सिर्फ सीक्रेसी की वजह से वो क्या होता है, वॉइड नहीं होता, ठीक है, वो इररिलेवेंट नहीं बनता। सिर्फ आपकी सीक्रेसी की वजह से कन्फेशन क्या होता है, रेलिवेंट ही रहता है, सीक्रेसी की वजह से वो इररिलेवेंट नहीं बनता। अब उसके अलावा जो आगे वाला सेक्शन है वो क्या है कि कन्फेशन जब आप को ज्वाइन करते हैं, जब कुछ 1 2 3 प्लेंटिफ जो हैं वो साथ में उनका ट्रायल चल रहा हो, जब वो अगर साथ में ट्रायल चल रहा होता है तब अगर कन्फेशन की जाती है, तब वो कन्फेशन को एडमिसिबल की जाता है उन चारों के ऊपर, उन चारों के अगेंस्ट, ठीक है। अदरवाइज़ अगर वो बंदा एक ट्रायल में तो चल रहा है, एक ट्रायल में एक बंदा चल रहा है, लेकिन उसके साथ कोई और बंदा ट्रायल में नहीं है, वो कहता है कि मैंने और उस फलाने बंदे ने, जिसका नाम ही नहीं है एफआईआर में, जिसका नाम ही नहीं है पूरे केस में, जिसके ऊपर चार्ज फ्रेम ही नहीं हुआ, उसका नाम ले लेता है, तो उसकी कोई हैसियत, कोई वैल्यू नहीं होती। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम सेक्शन 18 टू सेक्शन 43। ये हमने इसमें से क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने रेलिवेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद फैक्ट्स की क्या डेफिनेशन है, और हमने एडमिशन और कन्फेशन के साथ साथ आर्टिकल 40 जो बहुत अहम आर्टिकल है, जिसके ऊपर एक पूरा 40 पेजेस की जजमेंट आई हुई है। एडमिशन और कन्फेशन के बाद जो मेन टॉपिक है हमारा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो होता है डाइंग डिक्लेरेशन। अब डाइंग डिक्लेरेशन से मुराद क्या है, जब बंदा मर रहा होता है, जब बंदा का बिल्कुल मर्जुल मौत में होता है, तब वो जो स्टेटमेंट देता है, तब वो जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है, वो किसी को कोई चीज़ बता रहा होता है, तो उस स्टेटमेंट की, उस बयान की क्या वैल्यू होती है, वो आज हमने इस टॉपिक में भी कंटिन्यू करनी है, इसमें पढ़नी है इसके साथ। अब डाइंग डिक्लेरेशन ये एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ द हियरसे एविडेंस। अब ये तो वह हम यही कहेंगे ना कि हमने उससे सुना था, उस मरते हुए बंदे से जो फौत हो रहा था, जो मर रहा था, हमने उससे ये सुना है, ये भी क्या बन जाता है, ये भी एक हेयर से एविडेंस बन जाता है। लेकिन ये यहाँ पे क्या है, हेयर से एविडेंस की एक्सेप्शन है, बिकॉज दिस पीस ऑफ एविडेंस इज एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस इफ़ इट कोरोबोरेट्स विद द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अगर ये सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंसेस हैं, अगर उससे वो कोरोबोरेट करती है, अगर जो डाइंग डिक्लेरेशन सपोर्ट करती है, कोरोबोरेट का मतलब क्या होता है, टू बैकअप और सपोर्ट, ठीक है, अगर वो सपोर्ट करती है डाइंग डिक्लेरेशन, या आपकी इसको बैकअप करती है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को। अब जो बंदा है वो कहता है कि मुझे अहमद ने गोली के साथ मारा है, उसने मेरे ऊपर फायर करके मुझे मारा है, तो ये वहाँ पे स्टेटमेंट है, ठीक है। लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बताते हैं कि उसका फायर से मौत नहीं हुई, लेकिन उससे किसी खंजर से मौत हुई है, उसकी जो डेथ हुई है, उसका मर्डर हुआ है, किससे हुआ है, वो किसी और वेपन से हुआ है, नाइफ से हुआ है। तो ये यहाँ पे वो जो उसकी स्टेटमेंट है, ठीक है, वो क्या हो रही है, कोरोबोरेट नहीं कर रही है, तो उसको वो नहीं माना जाएगा। अब सबसे पहले और दूसरी बात, हमने कंपेटेबिलिटी चेक करनी है कि जो वो डाइंग डिक्लेरेशन बंदा दे रहा है हमें, क्या वो मेडिकल साइंसेज के साथ कंपेटेबल है या नहीं है। कंपेटेबल या नॉन कंपेटेबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे, फॉर सपोज़ किसी बंदे की आपने ट्रैकिया काट दी, किसी बंदे ने जब किसी का मर्डर किया तो उसने ट्रैकिया काट दी। अब प्रिजम्पशन नहीं, बल्कि हकीकत है, ये लिखा हुआ है बहुत सारे बुक्स में, या ये मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि जब ट्रैकिया कटने के बाद विद इन द मिनट बंदा जो क्या होता है, कोलेप्स हो जाता है, बंदे की डेथ हो जाती है। लेकिन कोई बंदा अगर कहता है, आप देखते हैं कि बंदा, मैंने देखा कि उसकी ट्रैकिया कटी हुई थी, उसका गला कटा हुआ था, और 10 मिनट के बाद मैं उधर पहुंचा और उसने मुझे ये फलानी बात कही कि मेरा जो गला काटा है वो इस फलाने बंदे ने काटा है, तो ये यहाँ पे मेडिकल साइंसेस को सपोर्ट नहीं कर रही। यहाँ पे मेडिकल साइंस इस डाइंग डिक्लेरेशन को सपोर्ट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो 10 मिनट तक जिंदा रह ही नहीं सकता। मेडिकल साइंस कहती है उसकी विद इन अ मिनट वो क्या बंदा क्या हो जाता है, कोलेप्स हो जाता है। ट्रैकिया वेंट पाइप कटने के बाद तो बंदा कुछ नहीं रहता, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कंपेटेबिलिटी नहीं है डाइंग डिक्लेरेशन की किसके साथ, मेडिकल साइंसेस के साथ, तब भी हम उसको एडमिट नहीं करेंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा, अगर डाइंग डिक्लेरेशन कोरोबोरेट करेगी एडमिसिबल, मेडिकल साइंसेस के साथ कंपेटेबल है एडमिसिबल, अगर नहीं है तो हम उसको एडमिट नहीं करेंगे, हम उसको नहीं मानेंगे, उसको हम इररिलेवेंट फैक्ट कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर वो कंपेटेबल है और वो कोरोबोरेट कर रही है, तब उसको क्या माना जाता है, रेलिवेंट फैक्ट माना जाता है, रेलिवेंट पीस ऑफ एविडेंस माना जाता है। अब यहाँ पे जो ये क्या थी, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, जो मैंने आपको बताई कि मेडिकल साइंस के साथ वो क्या होना चाहिए, कंपेटेबल होना चाहिए। तो ये क्या होती है, इंट्रिंसिक नेचुरल वैल्यू हमने देखनी है उसकी, स्टेटमेंट की हमने नेचुरल वैल्यू देखनी है कि बंदा ट्रैकिया करने के बाद 10 मिनट जिंदा रह ही नहीं सकता, दैट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। तो इस वजह से हमने उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखी। इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ अगर वो हमें सपोर्ट करती है उसको, देन इट्स ओके, अदरवाइज दैट डाइंग डिक्लेरेशन इज वॉइड। और दूसरा क्या है, जो मेकर एंड द रिकॉर्डर मस्ट बी द कॉम्पिटेंट विटनेसेस, और वो माइनर वगैरह नहीं होने चाहिए, जो सुनने वाला है वो माइनर नहीं होना चाहिए,
जो मरने वाला है वो भी माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो मेकर है या जो रिकॉर्डर है वो क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट जो विटनेसेस होते हैं, जैसे हम उसमें एक उम्र बताई गई है कि जो बंदे हो गए, ठीक है, तो वो उनको आप उनकी आप विटनेस ले सकते हैं। जैसे कोई बंदा पागल होता है तो उसकी कोई वो नहीं है विटनेस का कॉम्पिटेंट, तो उसकी अगर वो डाइंग डिक्लेरेशन कर रहा है या वो किसी को डाइंग डिक्लेरेशन सुन रहा है या वो रिकॉर्डर है, तो उसकी जो स्टेटमेंट बताता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको एडमिट नहीं किया जाता। अब जो डाइंग डिक्लेरेशन इज टेंटेड पीस ऑफ एविडेंस, टेंटेड का पीस मतलब क्या होता है, वीक। डाइंग डिक्लेरेशन इज वीक पीस ऑफ एविडेंस। अब फॉर सपोज एक बंदा है, वो ये कहता है, आके कोर्ट में बयान देता है कि अहमद को अली ने मारा है, ठीक है, और अहमद ने मरते वक्त मुझे ये बात बताई। ये एक क्या है, एक टेंटेड पीस ऑफ एविडेंस है। और दूसरा क्या है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, ठीक है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या कहता है कि अहमद को किसने मारा, अली ने। अब अली ने किसी और को बताया जाके, खुद अली ने, कि हाँ जी मैं आज ना अहमद को मार के आया हूँ, या मैंने कुछ दिन पहले अहमद का मैंने मर्डर किया है। अब ये क्या है, एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, अली ने किसी और बंदे के साथ किया है, या पुलिस कस्टडी में अली ने वो कन्फेशन दिया है। तब देखो ये पहला वीक पीस ऑफ एविडेंस, दूसरा वीक पीस ऑफ एविडेंस। सो बोथ वीक पीस ऑफ एविडेंसेस कैन नॉट सपोर्ट ईच अदर, जो कैन नॉट कोरोबोरेट ईच अदर। जो वीक पीस को क्या चाहिए होता है, एक स्ट्रॉन्गर पीस चाहिए होता है एविडेंस का, जो उसको मतलब प्रूव करे, वो उसको रेलिवेंट बनाए। अगर वीक को वीक प्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि जो दूसरा वीक उसके हेल्प के लिए आ रहा होता है, उसको खुद को क्या किसकी ज़रूरत होती है, कोरोबोरेशन की ज़रूरत होती है। कोरोबोरेशन मतलब क्या होता है, टू बैकअप एंड सपोर्ट, बैकअप करना या सपोर्ट करना, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके बारे में थी, डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में थी। कौन कर सकता है, कोर्ट फिर उसको देखेगी, अगर कोरोबरेट कर रही है, अगर मेडिकल साइंस के कंपेटेबल है तो उसको एडमिट कर लेती है, अदरवाइज दैट इज़ नॉट एडमिटेड। सो दिस इज़ द मेन एंड द टेक्निकल थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर टिल हेयर, ठीक है। ये चीज़ें जो हमें समझने वाली थी। उसके अलावा जो आगे सारी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल सारी चीज़ें हैं कि भाई आप लाइक कोई रजिस्टर होगा, कहीं पे भी एंट्रीज का रजिस्टर होगा, कोई ड्यूटी का रजिस्टर होता है, उसमें जो एंट्रीज़ होती हैं, उसमें जो एग्ज़िट होते हैं, वो सारे के सारे रेलिवेंट होते हैं। जो हमारे मुल्क की प्रीवियस जजमेंट्स होती हैं वो रेलिवेंट होती हैं। किसी और मुल्क की जो जजमेंट्स होती हैं बाहर की, वो भी हम उनको रेलिवेंट कर सकते हैं। किसी बंदे ने कोई केस किया पहले, जैसे हमने CPC में पढ़ा था, रेस ड्यूडिकाटा। अब एक केस है जो डिसाइड ऑलरेडी हो चुका है, अब दोबारा उस केस को फाइल किया जा रहा है, उससे सेम काज ऑफ एक्शन, सेम पार्टीज, ठीक है, सेम कोर्ट। तो उसे अगर रेस जुडिकाटा में अगर वो चाहे कोर्ट भले ही अलग क्यों ना हो, अगर वो सेम केस दोबारा फाइल किया जाता है अग्रीव्ड पार्टी की तरफ से, तो उसकी जो पिछली जजमेंट है वो आप कोर्ट में दिखा के उसको केस को आप क्या कर सकते हो, डिसमिस करा सकते हो। तो वो प्रीवियस जजमेंट क्या बन गए, अब रेलिवेंट बन गए। उसके अलावा आगे आता है ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स। जैसे हम हैंड राइटिंग के लिए, जैसे हम जो दूसरी चीज़ें होती हैं लाइक आर्ट्स के लिए या फॉरेन लॉ के लिए, उनके लिए हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। अब एक्सपर्ट कौन हो सकता है, एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो जो माहिर होते हैं उन फील्ड्स में, जो फॉरेन लॉ में माहिर होगा, जो साइंसेस में माहिर होगा, जो हैंड राइटिंग पहचानने में माहिर होगा, ठीक है, और जो फॉरेन लॉ में माहिर होगा, हम उसको बुलाएंगे, उसका ओपिनियन लेंगे। और जो यूजेजेस कस्टम्स जो भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेलिवेंट होते हैं। तो ये सारा किसके बारे में था, चैप्टर ऑफ रेलिवेंसी ऑफ व्हाट, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स आर्टिकल 18 से शुरू होता है, जाके आर्टिकल 69 पे ख़त्म होता है। तो यहाँ पे 46 आर्टिकल जो थे ये हमें बिल्कुल और बहुत ही टेक्निकल आर्टिकल्स हैं, जो हमें बिल्कुल बारीक बीनी से और बहुत डिटेल में पढ़ के समझने चाहिए। जो आगे वाले आर्टिकल्स हैं वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है उनकी, उनको हम अगर सिंपल पढ़ लें तो लेजिस्लेचर ने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल की हुई है। तो आप सिंपल बंदा उसको पढ़ के उसके इलस्ट्रेशन के साथ पढ़ के उसको समझ सकता है। अभी मैंने आपको कुछ मिसाल दे दी हैं, जैसे प्रीवियस जजमेंट के बारे से के हवाले से, या कोई बंदा फिंगरप्रिंट के हवाले से आता है कोई भी एक्सपर्ट, या कोई मेडिकल साइंस कोई फॉरेन लॉ के हवाले से आता है, या हैंड राइटिंग पहचानने के हवाले से कोई भी एक्सपर्ट आता है, उसकी ओपिनियन को हम क्या वैल्यू देंगे। उसकी ओपिनियन भी अगर क्या कहते हैं कंसिस्टेंट होती है, ठीक है, तो उसको भी माना जाता है। फॉर सपोज एक डॉक्टर कहता है कि ट्रैकिया करने के बाद 10 मिनट तक मौत नहीं हो सकती, ये 10 मिनट तक बंदा जिंदा रह सकता है। अब ये क्या, ये हमने डॉक्टर को बुलाया है किसी चीज़ के लिए, ओपिनियन, उसके ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए, लेकिन उसने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जो इनकन्सिस्टेंट है।
अब जो बुक्स होते हैं, जब बुक्स से देखा जाएगा, बुक्स आपको ये क्या बताती हैं कि उस बंदे की मौत विद इन 1 मिनट वो बंदा कोलैप्स हो जाता है। तो वो भी एक्सपर्ट ओपिनियंस भी तब एडमिसिबल होंगे जब कंसिस्टेंटली होगी, उनके कंसिस्टेंस होंगे, ठीक है, कंसिस्टेंट होंगे, ठीक है, मिलते जुलते होंगे, अदरवाइज़ वो भी इररिलेवेंट हो जाते हैं। तो ये सारा हमने आर्टिकल 18 से शुरू किया, आर्टिकल 46 पे हमने यहाँ डिटेल पर ख़त्म किया, और बाकी आपको मैंने थॉरली बता दिया कि जो 46 से आगे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं वो आपने बड़ी इजी तरीके से आपको समझ आ सकते हैं, बड़े आसानी से आपको समझ आ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।